सो हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा फोर्स एंड इट्स टाइप्स। स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या बोलता है बच्चों? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, एंड इट इज एन एफर्ट। याद रखना है आपको हमेशा कि बहुत सारी बुक्स में आपको क्या मिलेगा डेफिनेशन कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ डेफिनेशन चाहिए तो आप क्या बोलेंगे कि फोर्स एक एफर्ट होता है। ठीक है, फोर्स क्या है बच्चों? फोर्स इज जस्ट एन एफर्ट। ठीक है, और ये क्या है? हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं दैट इज पुश और पुल, है ना, कि जो फोर्स है क्या है बच्चों? एक पुश है या पुल है किसी भी बॉडी पे। ठीक है, अगर आपको इस डेफिनेशन से आपको पढ़ा जाए से इट इज एन एफर्ट, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी बॉडी है, मान लीजिए कोई भी बॉडी है हमारे पास, कोई भी बॉडी या तो रेस्ट पे होगी, ठीक है, या तो मोशन में होगी। अब इस केस में क्या है बच्चों? अगर आप इस पे फोर्स लगाते हो, अगर आप इस पे फोर्स लगाते हो, आप एक एफर्ट लगाते हो उसके ऊपर, तो या तो ये रेस्ट इसका मोशन में बदल जाए या तो इसका मोशन ये रेस्ट में आ जाए, है कि नहीं? तो एफर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जस्ट ट्राई किया है। हम यहाँ पे खाली क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे ट्राई करते हैं हमेशा। ठीक है, बॉडी बॉडी के सामने से जो रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग फोर्स के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फोर्स कभी भी पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता है कि इतना फोर्स लगाने पे कोई चीज अपना पोजीशन बदल देगी या नहीं बदलेगी। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? फोर्स इज जस्ट एन एफर्ट। क्यों लगाया जाता है इसको? टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? आप स्पीड बदल दो या रेस्ट से आप मोशन पे ले आओ किसी बॉडी को, या तो आप किसी भी बॉडी का शेप बदलना चाहते हो, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप एक रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो रबर को स्ट्रेच करने पे उसका शेप चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है। थर्ड क्या होगा कि अगर आप किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर ये क्या थे बच्चों? दीज वर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स लगाने के कारण कौन कौन से बदलाव हमें देखने को। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फोर्स क्या आएंगे? टाइप्स ऑफ फोर्स को आप ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्सेस होते हैं जहाँ पे दोनों बॉडीज के बीच में, जिनके बीच फोर्स लग रहा है, वहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, मतलब टच हो रहे हैं आपस में। बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? देखिए, आप सड़क पे चलते हैं, जब आप सड़क पे चलते हैं बच्चों, या आप किसी सरफेस पे अगर आप वॉक करते हैं, तो वो सरफेस आपको एक अपोजिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसी भी सड़क पे चलते हो आप सरफेस पे, तो वो सरफेस बाय डिफॉल्ट आपको कुछ अपोजिंग फोर्स प्रोवाइड करती है, एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं? हर सरफेस में जो क्या बोलते हैं, हर सरफेस में जो शाइनीनेस है या बोल या जो प्लेननेस है वो कम होती जाती है कि नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिंग फोर्स ऑफर्ड बाय एनी सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जहां पे आप किसी भी बॉडी को 90 डिग्री पे हैंग करना चाहते हो। बेस्ट एग्जांपल है, मान लो लगेज है, लगेज को मैं अगर 90 डिग्री पे उठाना चाहता हूँ इस तरीके से राइवल से, कि यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, इस स्ट्रिंग को अगर आप दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ठीक है, आप दोनों तरफ से अगर स्ट्रेच करना चाहते हैं, इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो इस स्ट्रिंग में आप देखो दो डायरेक्शन से फोर्स लगा है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसके कारण इसके अंदर जो फोर्स जनरेट होगा दैट विल बी नोन एज टेंशन फोर्स। ठीक है, जनरली आपके रोप्स, ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं, धागे वगैरह, ये जो रस्सियां होती हैं, उनमें जब आप किसी एक सरफेस से आप इसे बाउंड कर दिया जाता है ना, फिर इस तरह से खींचो इसको, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसके अंदर बच्चों, दैट विल बी कॉल्ड टेंशन फोर्स। ठीक है, आफ्टर दैट, अब देखो टेंशन फोर्स हो गया। एक और फोर्स अगर आप बात करें तो जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, आर्म रेसलिंग सुना होगा ना आपने, पंजा लड़ाते हैं लोग, है ना, कि एक हाथ ये रहा और मान लीजिए एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा। इसमें होगा कि आप इसको पुश करते हो इधर और आप इसको इधर पुश करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है? ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जाम्पल है। तो मैं लिख सकता हूँ अप्लाइड फोर्स, है कि नहीं? अप्लाइड फोर्स या सिंपल बात करें तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो नॉर्मल इन द सेंस, ये नॉर्मल नहीं, नॉर्मल का मेरा मतलब है जो डेली लाइफ में आप देखते हैं, ठीक नहीं? जैसे आर्म रेसलिंग की बात करते हैं, है ना, पंजा लड़ाना। लास्ट अगर बात करें बच्चों, तो मान लीजिए आप एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल को थ्रो कर रहे हो ऊपर, बॉल जा रही है ऊपर, फिर वापस भी आएगी नीचे। तो वापस आते समय और ऊपर जाते समय इसने क्या फील किया होगा? इसने फील किया होगा बच्चों एयर रेजिस्टेंस, और वो जो एयर रेजिस्टेंस था वो भी एक टाइप का फोर्स ही दे रहा था इसका, कि नहीं? तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स होता है दैट विल आल्सो बी काउंटेड इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात की जाए, उसमें ऐसे इसमें फोर्सेस आएंगे बच्चों जो मेजरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं आपस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ऐसे फोर्सेस जो चार्जेस के कारण जनरेट हुए, समझ रहे कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है
और इसके सामने एक और पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि लाइक जो चार्जेस होते हैं, सेम सेम चार्जेस वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दूर भागना चाहेंगे कि नहीं। तो इन फोर्सेस के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी सॉरी इन पार्टिकल्स के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है। सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ आ गया आपको कि चार्जेस के बीच में फोर्स लगना। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता-जुलता मिलेगा आपको मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है बच्चों, नॉर्थ और साउथ जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक-दूसरे को, है कि नहीं? ये भी इधर भागना चाहता है और ये भी इधर आना चाहता है। लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ प्लेस कर दें हम लोग, तो क्या करेंगे, एक-दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में लगता है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक पार्टिकल्स के बीच में लगता है। अब देखिए इन दोनों से मिलता-जुलता जो हमें मिलने वाला है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर पाते हैं एक-दूसरे के अराउंड एंड इनफैक्ट सन के भी अराउंड, ठीक है? एंड मून भी जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? इसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों, तो हमें देखने को मिलते हैं बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है? देखो बैलेंस्ड फोर्स क्या होंगे बच्चों, एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो बैलेंस फोर्स का सिंपल मतलब है बैलेंस है, यहाँ पे शब्द मिल रहा है आपको बैलेंस। बैलेंस का मतलब है कि मान लो बॉडी है, इस बॉडी पे अगर 2 डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है, अगर यहाँ से लगाया जा रहा है या यहाँ से लगाया जा रहा है, ये डायरेक्शन ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 डायरेक्शन मान रहे हैं, ठीक है? यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ से भी 5 न्यूटन का फोर्स है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर इनका एंगल सेम होगा, अगर ये दोनों फोर्सेस सेम एंगल पे अगर काम कर रहे होंगे, तो ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी कहीं मूव नहीं करने वाली। सही बात है कि नहीं? 5 न्यूटन का फोर्स इधर से आया, 5 न्यूटन का फोर्स उधर से आया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। इस केस में जो बॉडी की मूवमेंट है, या आप बोल सकते हो जो एफ नेट है, नेट नेट फोर्स जो है ना दैट इज जीरो। तो ऐसा फोर्स, ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो नेट फोर्स है किसी भी बॉडी पे दैट इज जीरो, उस केस में क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड में क्या होगा, इसका थोड़ा सा उल्टा। जैसे मान लीजिए आप ये 5 न्यूटन है तो ये 15 न्यूटन है, इस केस में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 5 न्यूटन कैंसिल करेगा 5 को, लेकिन जो 10 न्यूटन है वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे assumptions को हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एंगल इसके डिफरेंट होते तो यहाँ पे हम लोग कैसे बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस करके नहीं निकालते, मतलब एफ एफ नेट जो है आपका वो प्लस माइनस करके नहीं निकलता है उस केस में आपको वेक्टर एडिशन सीखना पड़ेगा, जो कि 11th क्लास में। अभी के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 2 डायरेक्शन से अनइक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है? क्या लग रहे हैं? अनइक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, अनइक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में बॉडी जो है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगी एंड दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है?